कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अनुराग, इस समय मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तुम्हारे संग कदम मिलाकर चलने से मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों सोचती हो नीलिमा? अब समय बदल गया है। अगर मेरा सब कुछ तुम्हारा है तो तुम्हारा भी तो सब कुछ मेरा हुआ। इसमें फिर चाहे दुख हो या सुख। अभी अटेंडेंट ऑर्डर लेने आ गया। अनुराग ने बिना नीलू से कुछ पूछे उसकी पसंद की 2 अदरक वाली चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय का घूंट लेते हुए नीलू ने कहा, अब दीदी जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हैं। पता नहीं क्यों नीलिमा में इस रिश्ते के लिए समय बढ़ाना चाहता हूँ। तुम अभी भावेश को लेकर वैसे ही तनाव में हो। ऐसे में दीदी का तुमसे मिलना। वह बोलते बोलते रुका और खारी का बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखते हुए उसके छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर हो जाने की वजह से अजीब सा उसका हास्यपद मुंह देख नीलू हंस पड़ी और बोली, इसी वजह से तुम्हें खारी पसंद नहीं कि ये चूर चूर होकर गिरती है। तब तुम इसकी जगह टोस्ट के संग कॉफ़ी लेना ज़्यादा पसंद करते हो। आज मेरी पसंद की खारी और संग में अदरक वाली चाय। और सबसे बढ़कर नीलिमा, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कितनी ही ऐसी चीज़ें ऐसी होती है कि हम बिना जाने उसके प्रति नकारात्मक भाव भर लेते हैं। अनुराग, कुछ पूछना हो तो निसंकोच पूछ लो। अभी हम इतना आगे नहीं बढ़े कि पीछे जाना कठिन हो। तुम्हारी यही स्पष्टता तो मुझे तुम्हारे और पास लाती है। कितनी पारदर्शिता है तुम्हारे अंदर, जो बात कभी हम खुद से स्वीकार नहीं करते। तुमने अपने बचपन का एक छोटा सा आकर्षण जो विकास के साथ महसूस किया, उसको भी मुझसे नहीं छुपाया, जिसके लिए तुम खुद कंफ्यूज थी कि वह तुम्हारा पहला प्यार था या नहीं। हाँ अनुराग, मैं ऐसी ही हूँ। जो भी है साफ झूठ का नाम नहीं होना चाहिए। झूठ सुनते ही अनुराग हंसा और बोला, इतनी सच्चाई के बाद तुम्हारी दोस्त वर्षा ने तुम्हें उपाधि दे रखी है झूठी की। इस बात पर नीलू भी हंसी और बोली, हर बात मेरी तुम्हें याद भी रहती है। कैसे याद ना रहे? तुमने कितने उससे कहा था, कभी अगर मेरा नाम तुम्हें झूठी कोई बताए तो चौंकना मत। मैं झूठी भी हूँ। फिर वह सिलसिला रामधन से लेकर वर्षा तक सब बताया। झूठ सच के बारे में अब क्या ही कहूँ। मेरे लिए तो इसकी परिभाषा बदलती रहती है। मैंने बताया था ना तुम्हें, मेरे पेरेंट्स ने रामधन से टुकड़ों में लगभग 40,000 रुपये उसके बदले में उसने उनसे ना जाने कौन सा ब्याज लगाकर 1.5 लाख किस्तों में वसूल लिए। फिर भी जनाब का मूलधन वैसे का वैसा, मतलब 40,000 में एक पैसा कम नहीं। दिमाग खराब हो गया। पूछने पर पता चला जब कभी किस्तें नहीं दी तो उन किस्तों में अलग से ब्याज अपनी ही थ्योरी है उसकी। तब मैंने एक दिन कानूनी दांव पेच लगाकर बहुत दबाव में उसे लिया, पुलिस का भी डर दिखाया। तब जाकर उसने वही खाते दिखाए जिसमें घोटाले ही घोटाले थे। देखकर मेरी तो त्योरी चढ़ गई। तब उसने चाल चल दी, देख बेटा नीलू, यूं शोर शराबा करने से कोई फायदा नहीं। तुझे तेरे बकाया पैसे अभी वापस करता हूँ। बाकी का जैसे चल रहा है चलने दो। मैं ठहरी नीलिमा, मैंने लोहा गर्म देखकर कहा, कितने देगा चाचा? अभी के अभी। अरे बेटा, कितने से क्या मतलब, पूरे अपने काट कर दे दूंगा। पर बेटा, महीना भर तो लग जाएगा ना। ना 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 चाचा, मैं तो अभी के अभी जितना दोगे अपना खाता बंद करवा कर उतने में मान जाऊंगी। देखो, स्टाम्प पेपर लेकर साथ आई हूँ। स्पष्ट लिखा है, मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं। उसने झुंझलाहट में कहा, ले 50,000 रखे, अब जा। मेरे पास बहुत लोग आती है, काम खोटी कर देगी मेरा।
तब मैंने फटाफट उससे अपने स्टाम्प पेपर पर मोहर लगवाकर साइन करवाए। एक कॉफ़ी उसे भी दे दी। वाह नीलिमा, इसे कहते हैं सफ़ेद झूठ। अब जो भी कह लो अनुराग, उसने हमारे साथ चीट किया, तो फिर मैंने भी अपने बापू की मेहनत की कमाई चालाकी से छीन ली। इससे मैं झूठी बनी तो क्या हुआ? अनुराग उसकी बुद्धि पर बहुत आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोला, दिखने में ये साधारण सी लड़की जमीन के कितने अंदर है, कोई नहीं जान सकता। हंसते हुए अब दोनों बाहर निकले। औपचारिकता के कारण नीलू की स्कूटी स्टार्ट करने तक वहाँ खड़ा रहा। तभी वह बोल पड़ा, दीदी किसी भी दिन आकर तुमसे मिल जाएगी। थोड़ा रुकते हुए उसने आगे कहा, कोई सवाल अगर वह असुविधा वाला पूछे तो चुप रहना, उसका जवाब बाद में मुझे दे देना। कह वह हंसकर बात का वजन हल्का करने लगा। नीलिमा के घर का वातावरण आज बहुत भारी था। बिट्टू की जांच की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी थी। हीमोग्लोबिन से लेकर बहुत कुछ गड़बड़ थी। नीलू ने फिलहाल घर पर इतना ही बताया था कि बिट्टू का हीमोग्लोबिन बहुत कम आया है, उसे अच्छी खुराक की ज़रूरत है। तब रेणुका ने कहा, अच्छी खुराक? खुराक ले ही कहाँ रहा है मेरा बिट्टू। दिन भर में एक चपाती या दो एक चम्मच दाल पचा ले वही बहुत है। नीलू बड़े ध्यान से बिट्टू की रिपोर्ट पढ़ने में लगी थी। तभी कुछ सोचते हुए चिंता से रेणुका ने कहा, मेरी बात मान नीलू, अपने भैया को कहीं और दिखा। इतना तो मैं भी जानती हूँ, हीमोग्लोबिन कम होने से पाचन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तो कुछ पचता ही नहीं, हो न हो इसका लीवर खराब है। लीवर खराब है शब्द नीलू के कानों में हथौड़े की आवाज़ की तरह पड़ा। वह कैसे बताए लीवर खराब नहीं अम्मा, 65% डैमेज हो चुका है। यह सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह बहुत तेजी से उठी और बाथरूम में घुस गई। पानी की तेज नल की आवाज़ में वह अपने रोने की आवाज़ मिलाकर फपक फपक कर रो पड़ी। हे भगवान, मेरे भाई बिट्टू की रक्षा करना, मेरे घर का चिराग ना बुझने देना। वह प्रार्थना कर रही थी कि उसके अंदर से आवाज़ आई, समय बहुत कम है, रोने धोने से कमज़ोर मत पड़, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज शुरू कर उसका। मुंह में पानी के छींटे डाल वह जल्दी से बाथरूम से बाहर निकली। उसके कानों में दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, दीदी दीदी। बिट्टू हल्की नींद में आंख बंद किए उसे ही पुकार रहा था। वह उसके सिरहाने जा बैठी और प्यार से उसका सर सहलाती हुई, क्या हुआ मेरे भाई, तेरी दीदी तेरे पास बैठी है। उसने आंख बंद किए ही कहा, दीदी मुझे कस के पकड़ लो, पकड़ो दीदी, और कसकर पकड़ना, मुझे वह लोग धकेल देंगे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कौन कौन धकेल देगा? मैं हूं ना बिट्टू, उठ भैया उठ, चल अपनी दीदी के हाथ से मैगी खाएगा ना आज। बिट्टू ने कुछ न सुना। वह अपने दोनों पैर सिकोड़कर अपनी दीदी का हाथ पकड़ गहरी नींद में चला गया। नीलू ने अपने आंसू अंदर ही जब्त कर धीरे से अपना हाथ निकाला। वह अपनी माँ से कह कर गई कि मैं प्रताप सर और मीनाक्षी मैम से बिट्टू के बारे में राय मशविरा करके आती हूँ। उसका मन बहुत आसान था, बुरे बुरे ख्याल उसे परेशान कर रहे थे। उसने कोचिंग सेंटर जाने से पहले भोलेनाथ जी के मंदिर में जाने की सोची। वह अपनी स्कूटी स्टैंड पर लगाकर भोलेनाथ जी के दर्शन कर मंदिर के प्रांगण में आकर बैठ गई। तभी उसे अनुराग का मैसेज मिला, अगर थोड़ा भी समय हो तो दीदी ज़्यादा समय न लेते हुए तुमसे तुम्हारे घर के बाहर जहाँ तुम कहो मिलना चाहती है। इस मैसेज को पढ़कर ना तो उसे खीज हुई और ना ही गुस्सा आया। उसने बड़ी सहजता से जहाँ वह बैठी थी वहीं उन्हें आने को कह दिया। दिमाग तो इस समय उसका अपने भाई बिट्टू की स्थिति पर ही केंद्रित था। उसे गर्मी सर्दी धूप छाँव तेरा मेरा किसी पर भी ध्यान नहीं जा रहा था। अपनी सारी ताकत लगाकर वह अपनी प्रार्थना
प्रभु के पास पहुंचाना चाह रही थी। इस समय वह दया, प्रेम और करुणा से भीगी हुई थी। तभी सामने से उसे एक महिला आती दिखाई दी। उसके अंतर मन से वह आवाज आई, यह अनुराग की दीदी ही है। देखते ही वह आगे बढ़ी, नजरें चार हुई। उन्होंने ही पहल की, नीलिमा, मैं अनुराग की दीदी महिमा। नीलू ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते दीदी, आइए वहाँ चलकर बैठती हैं। दोनों वहाँ बेंच में बैठी थी कि उनके बीच मोहन भी आ बैठा था। नीलू के दिमाग में तो बस बिट्टू ही घूम रहा था। हाँ, अनुराग की दीदी जरूर, जो नीलू को इस मौन में भी उच्चारण करके पढ़ रही थी। लड़की है तो मिलनसार, पर पता नहीं इतनी बेचैन क्यों लग रही है। कहीं किसी का इंतजार तो नहीं, पहली बार मुझसे मिल रही है। अनुराग ने बताया ही होगा कि मेरा पैरा कितना ऊंचा है। नीलू तो जैसे वहां थी ही नहीं। अनुराग की दीदी महिमा जो देखते ही वह आगे बढ़ी, नजरें चार हुई। उन्होंने ही पहल की, नीलिमा, मैं अनुराग की दीदी महिमा। नीलू ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते दीदी, आइए वहाँ चलकर बैठती हैं। दोनों वहाँ बेंच में बैठी थी कि उनके बीच मोहन भी आ बैठा था। नीलू के दिमाग में तो बस बिट्टू ही घूम रहा था। हाँ, अनुराग की दीदी जरूर, जो नीलू को इस मौन में भी उच्चारण करके पढ़ रही थी। लड़की है तो मिलनसार, पर पता नहीं इतनी बेचैन क्यों लग रही है। कहीं किसी का इंतजार तो नहीं, पहली बार मुझसे मिल रही है। अनुराग ने बताया ही होगा कि मेरा पहरा कितना ऊंचा है। नीलू तो जैसे वहां थी ही नहीं। अनुराग की दीदी महिमा, जो अपने बड़प्पन वाले स्वभाव के कारण बात करने की पहल ही नहीं कर रही थी, इनसे दूर खड़ा एक पेड़ की आड़ में अनुराग हैरान परेशान हो उनसे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। तभी वहां कहीं से एक गाय आ गई। हट हट करते हुए दोनों वहां से उठ खड़ी हुई। तब नीलू ने कहा, दीदी, आपने दर्शन कर लिए थे? हाँ, भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद ही मैं इधर को आई। गौ माता को मैंने प्रसाद का केला दिया था खाने को, तभी तो देखकर फिर से खाने चली आई। अच्छा, वह प्रसाद खाने को मांग रही थी। मैं तो भोलेनाथ जी के दरबार में माथा टेक कर यहाँ चली आई थी। प्रसाद लेने का कोई ध्यान ही न रहा। अनुराग भी ऐसा ही है, मंदिर जाएगा पर प्रसाद नहीं चढ़ाएगा। कहता है भगवान के ध्यान में यह प्रसाद चढ़ाना बड़ा विघ्न पैदा करता है। बातें करते हुए दोनों अनुराग के छुपे पेड़ के बहुत पास आ गई थी, जिससे उनके बीच होने वाली सारी बात अनुराग अच्छे से सुन पा रहा था। दोनों घास में ही आमने सामने बैठ गई थी। महिमा ने चढ़ाया हुआ प्रसाद उसके सामने रखा था, जिसे नीलू बिना तकल्लुफ के खाते हुए दीदी की हर बात का जवाब बड़े अच्छे से दे रही थी, जिससे अनुराग अब काफी तनाव मुक्त हो चुका था। महिमा के बहुत से सवाल, जैसे खाना बनाना आता है कि नहीं, जिसका जवाब नीलू ने सहजता से दिया। बनाना तो आता है, पर अम्मा बनाने नहीं देती। हाँ, अम्मा की हारी बीमारी में मैं ही खाना बनाती हूँ। अम्मा से लेकर बापू, बिट्टू सब पसंद करते हैं। उसकी अकुलाहट, बेचैनी को वह कुछ और ही परिभाषा में लिख पढ़ रही थी, पर उसके निश्चलता पर वह भी प्रभावित हो चुकी थी। बार बार नीलू के फोन पर बीप की आवाज के साथ मैसेज आते जा रहे थे। वह फोन उठाती, देखती, पर जवाब देने के लिए उंगलियों का कोई इस्तेमाल नहीं करती। उसके इस व्यवहार पर महिमा ने कहा, कहीं जाना है क्या तुमको? जी, कोचिंग जाना है। अच्छा, तो लेट हो रहा होगा तुम्हें? नहीं, कोचिंग में प्रताप सर है, उन्हीं के मैसेज आ रहे हैं। घर से निकलते हुए उन्हें मैंने मैसेज किया था कि मुझे आपसे मिलना है, जिसका रिप्लाई उन्होंने दिया, हाँ अभी आ जाओ, मैं कोचिंग में ही हूँ। दरअसल मैं कोचिंग उनसे मिलने ही निकली थी कि यहाँ दर्शन करने चली आई। तब अनुराग का मैसेज आया कि आप घर के बाहर मिलना चाहती है, सो मैंने आपको यहीं बुला लिया। बात करते हुए नीलू ने चश्मा उतार कर रख दिया
और रुमाल से आंख साफ करने लगी। अब आमने सामने बैठे होने से महिमा ने भरपूर नजरों से देखा। नीलू की आंख का तिल उसे मुंह चिढ़ाने लगा, जैसे कह रहा हो। बड़ा दम भरती थी महिमा कि मैं अपने भाई के लिए ठोक पीट कर दुल्हन लाऊंगी, गुनी ही नहीं सुंदर नाक आंख वाली भी। अचानक वह अपने ही विचार से चौंकी और सीधे से बोली, तुम्हें अपनी इस आंख से साफ दिखाई देता है। और समय होता तो शायद नीलू भड़क जाती, पर अपने भाई की बीमारी ने उसे मृदुभाषी और सहनशील बना दिया था। उसने जैसा प्रश्न वैसा ही सच्चा उत्तर दे दिया। हाँ दीदी, आप आँख के तिल की वजह से पूछ रही है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया, ऐसी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, बचपन में अम्मा बहुत परेशान रहती थी, सो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया भी था। क्या कहा था डॉक्टर ने तब? मुझे तो ऐसा कोई विशेष याद नहीं। हाँ, अम्मा तब संतुष्ट हो गई थी। उसके बाद ही शायद डॉक्टर की सलाह पर मुझे चश्मा पहना दिया। वैसे मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं, पर अम्मा ने पहना दिया, अब आदत बन गई है। कहते हुए नीलू के हाथ बहुत तेजी से मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज टाइप करने के लिए चलने लगे। तब महिमा कुछ उचट सी गई, सो बोली, चलो अब चलते हैं, तुम्हें भी कोई ज़रूरी काम है और मुझे भी समय पर घर जाना है। पेड़ के पीछे छुपे अनुराग ने अपनी दीदी का उत्कहाट देख ली, जिसे देख वह मन ही मन में बोला, ओह सिट, यह नीलिमा ने चश्मा क्यों उतार दिया। हर चीज में मीन मैक निकालने वाली यह महिमा दीदी अब इसकी आंख के तिल को बचा पाए तभी है। सोचते हुए वह बहुत तेजी से पलटकर वहां से निकल लिया, जिससे उन दोनों की नज़र उस पर ना पड़ी। इधर नीलू ने बहुत बार चाहा कि महिमा दीदी को बिट्टू के स्वास्थ्य के बारे में बता दी, पर कोई सूत्र है ही नहीं पकड़ पा रही थी वह कि बिट्टू का जिक्र किया जाए। इस स्थिति में हमेशा दो मन हो जाते हैं, एक तो अपना दर्द बता दिया जाए या फिर खामखा किसी को क्या परेशान करना। चलो अभी रहने देते हैं। यही मनोदशा इस समय नीलू की थी। वह सोच रही थी कि पहले अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, तब थोड़ा सुधार होने पर अपने आप इन लोगों को भी बिट्टू का हाल पता चल जाएगा। प्रताप सर जल्दी ही शहर के अस्पताल में बिट्टू को लेकर पहुंचे। देखते ही उसे भर्ती कर लिया गया। उपचार शुरू हो चुका था। सारी सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल का खूब नाम था। महंगा जरूर था, पर अन्य अस्पतालों की तरह यहाँ कोई जालसाजी ना थी। अभी तक तो नाम ही कमाया था इसने। डॉक्टर की सारी औपचारिकता पूरी कर प्रताप सर डॉक्टर नवीन बंसल के सामने थे। उन्होंने सारी जांच देखते हुए कहा, भगवान से बढ़कर तो कोई नहीं, पर मरीज का लीवर बहुत हद तक डैमेज हो चुका है। बस हमारी कोशिश रहेगी, स्थिति ठीक नहीं। प्रताप यह सुनकर शक पका गए और अकलहाट में बोले, प्लीज सर ऐसा मत कहिए, हम बहुत उम्मीद से आए हैं। पैसे की आप चिंता ना करना, आप रेफर कर दीजिए, जहाँ कहेंगे वहाँ ले जाऊँगा। पैसा हर जगह काम नहीं आता जेंटलमैन। हमारी फीस जरूर ज़्यादा है, पर हम कभी धोखा नहीं दे सकते मरीज से। आपके मरीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दवाइयाँ दी जाएगी वह ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अब इन्हें चिंता खाई जा रही थी कि नीलिमा से उसके परिवार वालों को क्या कहूँगा। सभी अस्पताल के मैदान में बनी सीमेंट की बेंच पर बैठे थे। दूर से ही प्रताप सर को और भावेश की फाइल पकड़े आते हुए देख रेणुका ने कहा, प्रताप सर लग रहा है बिट्टू की रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। इतना बड़ा अस्पताल है और सुना है यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। देखना बिट्टू की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई होगी।
अस्पताल देखकर ही रेणुका बहुत संतुष्ट हो गई थी कि अब बिट्टू जल्दी ठीक होकर घर आ जाएगा, क्योंकि वह बिट्टू की बीमारी को एक बुखार से ज़्यादा कुछ नहीं समझ रही थी। पर पास खड़ी नीलू अपने भाई की स्थिति सब जानती थी। इतना बीमार होने के बाद भी, कमजोरी में भी बिट्टू जब नीलू को देख लेता, मलिन चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए, दीदी अब ब्याह होगा ना तुम्हारा, देखो दीदी मैं अब ठीक होकर खूब नाचूंगा तुम्हारे ब्याह पर, इस बार मुझे पीली शर्ट लिवा देना, हाँ दीदी। नीलू ये सब न सुन पाती, उसके पैर कांपने लगते। वह दौड़कर वॉशरूम में घुस जाती, वहाँ नल खोल पहले पपक पपक कर खूब रो लेती, मुंह में पानी के छींटे मारकर बाहर आ जाती। उसे बिट्टू की इन सब बातों ने बहुत डरा दिया था। अनहोनी की आशंका से वह इस समय भी कांप रही थी। तभी पास आकर प्रताप ने कहा, चलिए मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी से घर छोड़ दूं। नीलू के माता पिता ने कुछ नहीं कहा और वह प्रताप सर के पीछे हो लिए। नीलू ने जरूर अपनी आवाज को बहुत संयत होकर कहा, आप अम्मा और बापू को घर छोड़ दीजिए, मैं स्कूटी से हूँ, अभी बिट्टू के पास रुक कर आऊंगी। दिन भर की शारीरिक थकान और कई दिनों से बिट्टू की बीमारी की मानसिक थकान से नीलू के माँ बापू आज बहुत थक गए थे। घर जाते ही उन्होंने हाथ मुंह धोया और पूजा घर में दीपक जला दिया। थके हारे से बुझे मन से दीपक जला। वह कब शयन कक्ष में आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। वह इतना थक गए थे कि फोन बजा। उन्होंने यंत्रवत उसे रिसीव किया। उधर से नीलू की आवाज आई, बापू मैं यहीं रुक जाऊंगी, मेरा इंतजार ना करना, आप लोग खाना खा लेना, मैं यहीं कुछ लेकर खा लूंगी। कहाँ रुक जाओगी बेटा, बिट्टू तो आईसीयू में है, न वहाँ तुम्हें जाने देंगे, कैसे बाहर रहकर रात काटोगी। अनेक प्रश्न जो उनके दिमाग में आने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिमाग शून्य था एकदम। बस फोन सामने टेबल पर रखते हुए कृष्ण पाल ने अपनी पत्नी रेणुका से बोले, नीलू का फोन था, बिट्टू के साथ ही वहाँ रुक रही है। रेणुका ने हूँ कहा और पैर फैलाते हुए नींद के आगोश में चली गई। कृष्णपाल भी पैर समेटते हुए धीरे से गहरी नींद में वह भी चला गया। घर में एक नीरव शांति छा गई। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो बहुत बड़ी विपदा आने से पहले उसके आने का संकेत हो। नीलू अस्पताल में डॉक्टरों से मिली। उनके जवाब और बिट्टू की रिपोर्ट सब उसके जैसे उसकी छाती पर एक भारी बोझ बनकर बैठ गए हो। उस बोझ से अब उसे सांस लेने में भी परेशानी महसूस हो रही थी। रात भर अस्पताल के कॉरिडोर में घूमते हुए उसके पैर आईसीयू के दरवाजे पर रुक जाते। पैर उचकाकर वह और आंख फैलाकर वह बहुत कोशिश करती कि कैसे भी करके एक बार, बस एक बार मेरे प्यारे भाई की झलक दिख जाए। आते जाते डॉक्टर नर्स उसे घूर के देखते और आगे बढ़ जाते। आती हुई नर्स को देखकर उसका दिल करता पूछ ले, वह कोने वाले बेड का बच्चा ठीक है? पर कहाँ, आज तो उसके मुंह में लार ही नहीं बन रही थी। शब्द कैसे बनते, आंख से अविरल आंसू बह रहे थे, जैसे सारे शरीर का पानी आंसू बनकर बह रहा हो। तभी वह एक डॉक्टर से टकराते हुए बच गई। लेकिन तभी कॉरिडोर को हिला देने वाली आवाज गूंजी, ए लड़की यहाँ कहाँ टंगी है, जा बाहर अटेंडेंट रूम में जा कर बैठो। वार्ड बॉय की आवाज सुनकर वह सर से पांव तक कांप गई। अटेंडेंट रूम तीमारदारों से भरा पड़ा था। कोई चादर लेकर सोने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत से स्टील की चमचमाती कुर्सियों में बैठे ऊँग रहे थे। एक कुर्सी में उछलते हुए बिट्टू ने कहा, आ दीदी आ यहाँ बैठ। अपने हाथ से चमचमाती कुर्सी को पोंछते हुए, देख दीदी कितनी चमकती कुर्सी है, स्टील की है ना दीदी, चम 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 चम। दूर खड़ी नीलू हद पर रह गई। बिट्टू कहाँ से आ गया? फिर उसे सुनाई और दिखाई दिया, वहाँ कहाँ खड़ी हो दीदी, आओ
मेरे पास बैठो ना। अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछते हुए वह कुर्सी की दिशा में दौड़ी। बिट्टू, बिट्टू, हाँ आ रही तेरे पास। तू कैसे बाहर आ गया मेरा भैया? उसने जमीन में पड़े ऊँघते हुए तमीरदारों को देखा ही नहीं, गिरती पड़ती कुर्सी तक पहुंची। अरे मेरा बिट्टू कहाँ गया? पास बैठी महिला ने कहा। कौन बिट्टू? ये सारी कुर्सियां तो कब से खाली पड़ी है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो यहीं बैठा उछल रहा था। आपने देखा ना? मैंने भी देखा, पीली कमीज पहना था ना। वह महिला उसके दर्द को समझ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और पास बैठाते हुए उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, यही भर्ती है तुम्हारा भाई। अपने तो पाते ही वह पूरी तरह से बिखर गई। सिसकते हुए उसने हामी सर हिलाया। तब तक पानी की बोतल आगे करते हुए महिला ने आगे बात बढ़ाई। क्या हुआ उसे? बोतल पकड़ते हुए नीलू ने आतुर होकर कहा। कुछ भी तो नहीं, मेरा भाई और मैं कितनी मस्ती करते थे। बस बुखार आया। अब एक जोर की सिसकी ली और आगे बोलना जारी रखा। उतरा नहीं तो डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने एडमिट कर लिया, खून की जांच करवाई। अब वह चुप हो गई। महिला की दो दी हुई बोतल हाथ में पकड़कर खड़ी हो गई, जैसे देर हो रही हो, कहीं भाग कर जाना है। महिला ने पुनः हाथ पकड़कर उसे झटके से कुर्सी पर बैठाया और कहा, खून की जांच करवाई? फिर क्या? कह दिया लीवर डैमेज हो गया है। अरे कैसे डैमेज हो गया? मैं नहीं मानती। मेरा भाई बस मेरे साथ घर जाएगा, फिर एक बार मेरा घर उसकी शैतानियों से गुलजार होगा। हो हाँ बेटा, क्यों नहीं, जल्दी तेरा भाई तेरे साथ ठीक होकर जाएगा। नहीं नहीं, अब वह कभी नहीं ठीक हो पाएगा। यहाँ डॉक्टर धोखे में नहीं रखते। उन्होंने साफ कह दिया है, कोई चमत्कार ही मेरे भाई को बचा सकता है। मैं कैसे रहूंगी अपने भाई के बिना? वह यह विलाप करके रोने लगी, जिन आंसुओं को वह छिप छिप कर माँ बापों की कमजोरी नहीं बनने देना चाहती थी। वही अनजान महिला की सहानुभूति से उसके अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। महिला ने उसका सर सहलाते हुए कहा, हिम्मत रख, ऊपर वाले पर विश्वास कर, तेरा भाई तेरे साथ जाएगा। ईश्वर भाई बहन की जोड़ी कभी नहीं तोड़ेगा। नीलू ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। सच आंटी, हाँ, ईश्वर का हम दोनों भाई बहन ने कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं। उसके इस भोलेपन पर उस महिला को बहुत प्यार आ गया। उसने अब बोतल का ढक्कन खोलकर कहा, बेटा कमजोर मत पड़ो, लो 2 घूंट पानी पी लो, ताकत रहेगी तभी तो भाई को संभालोगी। जी 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 आंटी, कहते हुए उसने एक सांस में पूरी बोतल खाली करके उस महिला के हाथ में दे दी, जिसे देख वह महिला मुस्कुरा दी और बोली, चल बेटी, कैंटीन में चाय पी कर आते हैं। तभी कक्ष में आवाज गूंजी, आईसीयू में एडमिट भावेश के साथ जो है वह रूम नंबर 11 में डॉक्टर से मिले। यह सुनते ही नीलू सूखे पत्ते की तरह कप कपा गई। थरथराते पैरों से वह बड़ी मुश्किल से रूम नंबर 11 के बाहर खड़ी हो गई। अब उसमें हिम्मत न थी कि वह कदम उठाकर अंदर प्रवेश कर जाए। अपने आप को समझाते हुए उसने अपना सीधा पैर चौखट लांघने के लिए ऊपर उठाना चाहा, पर यह क्या, उसकी समूची ताकत लगाने के बाद भी वह पैर टस से मस नहीं हुआ। पसीने से तरबतर वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है।
अचानक से उसे धरती आसमान पूरा घूमता हुआ सा दिखा। पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया, घुटने से पैर मुड़ने लगे। वह अभी जमीन में गिर ही जाती कि उसे पीछे से मजबूत हाथों ने पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, नीलिमा, नीलिमा, नीलिमा। बेहोशी में जाते जाते उसकी आंखों ने अपने प्रताप सर को देख लिया और उसकी गर्दन उनके मजबूत हाथों में एक तरफ लुढ़क गई। लगभग घसीटते हुए उन्होंने उसे पास की बेंच पे बिठाया, हाथों से गाल थपथपाते हुए। नीलिमा, उठो नीलिमा, देखो ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो कैसे काम चलेगा। इतना कह वह भी अपना मुंह अपनी भुजाओं में छिपाकर एक बार को फपक पड़े। नीलिमा को होश में आते ना देख उन्होंने आसपास देखा और थोड़ी तेज आवाज में कहा, कोई है, हेल्प प्लीज। सवेरा हो चुका था। नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टर, नर्स व अन्य स्टाफ घर जाने की जल्दी में बाहर को दौड़ रहे थे। उनमें से किसी ने भी प्रताप सर की आवाज़ नहीं सुनी। यह सुनकर अनसुनी कर दिया कि अब हमारी ड्यूटी खत्म। उसी तरह ड्यूटी में आने वाला स्टाफ पहले साइन करने के लिए उतावला हो रजिस्टर ढूंढकर समय से आने की उपस्थिति के लिए मोहर लगाने के लिए बेचैन दिखाई दे रहा था। इस आवाजाही में एक बार करुण आवाज में प्रताप फिर गिड़गिड़ाया, प्लीज कोई हेल्प करो मेरी। तभी एक नर्स स्ट्रेचर लेकर बहुत तेजी से दौड़ती हुई आई। प्रताप और उसने मिलकर नीलू को उसमें डाला। तब वह बोली, फटाफट जाओ, इनके नाम का पर्चा बनवाओ, मैं इन्हें लेकर इमरजेंसी वार्ड में जा रही हूँ। और हाँ, डॉक्टर अंकित शर्मा जी का पर्चा बनेगा, इस समय वही ड्यूटी पर है। जी जी जी, थैंक यू सिस्टर, मैं बस अभी आया। इस समय प्रताप अपने आप में बहुत शर्म महसूस कर रहा था कि कल नीलिमा के माँ बापू को उनके घर छोड़कर जैसे ही घर पहुंचा, मीनाक्षी दीदी खाने की मेज पर उसका इंतजार कर रही थी। तब वह जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो खाने को आ गया। खाते हुए दोनों भाई बहन ने भावेश की रिपोर्ट पर बहुत सी बातें की और चिंता से भी दोनों परेशान हो उठे। उसके बाद वह अपने शयन कक्ष में गया। जाते ही उसे बहुत गहरी नींद आ गई। रात 3 बजे के करीब मीनाक्षी दीदी ने उसे आवाज़ दी, प्रताप जा एक चक्कर अस्पताल का लगा कर आ। मुझे नींद ही नहीं आई रात भर, ये सोचकर कि पता नहीं वह लड़की घर गई कि नहीं और वही डोल रही हो। दीदी के इतना कहते ही वह करंट लग गया हो जैसे, ऐसे झटके से उठा और बिना मुंह धुले गाड़ी लेकर सीधे अस्पताल पहुंचा, जहां कॉरिडोर से गुजरते हुए उसकी नज़र नीलिमा पर पड़ी, जिसे अगर वह सही समय पर नहीं पकड़ता तो वह जमीन पर गिरी होती। उधर अटेंडेंट रूम में फिर से वही पुकार लगी, बेड नंबर इतने इतने पर भावेश नाम के मरीज के साथ जो भी हो डॉक्टर से आकर मिले। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसके घर पर फ़ोन किया गया, जहां हालात इस प्रकार थे। रेणुका अपनी चारपाई पर गहरी नींद में चिल्ला रही थी, अरे बिट्टू की पतंग कट गई, पतंग उड़ी जा रही है। अरे अरे बिट्टू, तू क्यों उड़ा जा रहा है? पतंग के पीछे पकड़ो, कोई है। मेरा बिट्टू आसमान में उड़ा जा रहा है। बिट्टू। एक तेज चीख के साथ रेणुका पसीने से भीगी उठ बैठी। कृष्णपाल जिसकी नींद उसकी बिट्टू आवाज़ से खुली, क्या हुआ नीलू की अम्मा? तभी अस्पताल का फ़ोन घनघना उठा। कांपते हाथों से कृष्णपाल ने फ़ोन रिसीव किया। उधर से आवाज़ आई, जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचिए। रेणुका, जो इस समय कब्र से निकले कंकाल जैसी हो गई थी, बहुत थकी आवाज़ में बोली, नीलू के बापू, बिट्टू को तो कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं नीलू की अम्मा, हमारे बिट्टू को कुछ नहीं होगा, बस जल्दी हमें अस्पताल चलना है। दोनों उठे। ताकत नाम की कोई चीज़ उनके अंदर ना थी।
धक्के लगते हुए बाहर आए और दरवाजे पर लॉक लगाते हुए बोले, कोई रिक्शा करना पड़ेगा, बहुत दूर है अस्पताल। दरवाजे के लॉक लगाने से की खड़खड़ से के पास के घर से वर्षा बाहर आ गई। बिट्टू के हालात से वह भी परिचित थी, सो बोली, अंकल सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक ही होना चाहिए। आप लोग शायद अस्पताल ही जा रहे हैं। उसने जाते समय टोकना नहीं चाहिए। इस भाव की वजह से कुछ हकलाहट से पूछा। हाँ हाँ बेटा, वहीं जा रही है, अभी फ़ोन आया वहाँ से। कैसे, मतलब किससे जाएंगे? रिक्शा देखते हैं बेटा, कोई हमें सीधे वहीं तक पहुँचा दे। उसने अपने मोबाइल पर उंगली चलाते हुए कहा। बस 5 मिनट अंकल, मैंने गाड़ी बुक कर दी है, बस 3 मिनट दिखा रहा है, आती ही होगी। दोनों के मुख से अनेक आशीष वचन वर्षा के लिए निकलने लगे। गाड़ी आते ही वह उसमें जा बैठे। वर्षा ने ड्राइवर को ओटीपी बताई और उन लोगों को देखते हुए कहा, अंकल आंटी, पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दिया है। दोनों कुछ नहीं बोले, बस डबडबाती आंखों से उसे देखा। उन डबडबाई आंखों में न जाने कितनी बड़ी कृतज्ञता दिख रही थी। अस्पताल परिसर में घुसते ही उन्हें कौवे की काँव काँव की कर्कश धिवनी ने हिलाकर रख दिया। सर नीचा किए कृष्णपाल रेणुका का हाथ पकड़ अस्पताल के अंदर दाखिल होने के लिए तेज कदमों से आगे बढ़ा। तभी एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती रास्ता काटकर निकल गई। दोनों के पैर वहीं के वहीं छिटक गए। रेणुका ने थू थू किया, फिर वे आगे बढ़े। पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर चित्कार करती आवाज़ों ने उनकी रही सही ताकत निचोड़ कर रख दी। मीनाक्षी दौड़ते हुए अपने भाई प्रताप के पास पहुंची। चिंता और घबराहट में उसने कहा, क्या हुआ प्रताप? तेरा फोन आते ही मैं भागते हुए आई, अब नीलिमा को क्या हुआ? अरे दीदी, वह तो मैं समय से पहुंच गया, बेहोश हो गिरने ही वाली थी। नीलिमा मैंने संभाल लिया, इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। चिंता की ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर का कहना है कई दिनों से भोजन और पानी की कमी और नींद का पूरा ना होना, ऐसे में बेहोशी आ जाती है। उन्होंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है और ग्लूकोज चढ़ रहा है। लगातार 5-6 घंटे में छुट्टी मिल जाएगी। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली, जैसे विपत्ति टल गई हो। फिर भावेश का स्मरण आते ही उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। और भावेश भावेश शब्द सुनते ही प्रताप ने एक गहरी सांस ली और उतनी ही गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए, दीदी वह इतना ही साथ लिखा कर लाया था शायद। बीच में ही बात काटते हुए मीनाक्षी अस्पताल की बेंच से उठ खड़ी हुई। क्या क्या मतलब? डॉक्टर ने कल रात ही उसे वेंटिलेटर पे डाल दिया है। अब कुछ नहीं, कुछ है नहीं उसमें, बस कृत्रिम सांसों से जिंदा है। उनके पीछे खड़े नीलू के माँ बाप ने सब सुन लिया। बिट्टू की तेज आवाज के साथ रेणुका अपने पति कृष्णपाल के हाथों में झूल गई। कृष्णपाल ने हिम्मत दिखाते हुए लड़खड़ाते हुए पूछा, प्रताप सर, मेरी नीलू को तो कुछ नहीं होगा। प्रताप ने दोनों को अपने बाहु पास में लेते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, उसे कमजोरी की वजह से बस ग्लूकोज चढ़ रहा है। और मैं हूं ना, आपका बड़ा बेटा, छोटा तो हमें धोखा दे गया। तीनों की आंखों में आंसू न थे, उनके हृदय चित्कार कर रहे थे। बस एक दूसरे के स्पर्श से वह अपने पैरों को जमीन की सतह से चिपका कर खड़े थे। वातावरण में एक नमी छा गई। जिस अस्पताल से अभी विलाप की आवाजें गूंज रही थी, वहीं सभी ने जैसे विपत्तियों से समझौता कर लिया। पोस्टमार्टम कक्ष से दूर एक पेड़ के नीचे मीनाक्षी रेणुका और कृष्णपाल के साथ बैठी थी। वर्षा भी अपने माँ बाप को लेकर पहुंच गई। बात उनके मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी थी। अस्पताल की इमारत जैसे अपनी ठंडी सफ़ेद दीवारों के भीतर सबके चित्कारे सोख ले रही थी। वार्ड के बाहर चहल पहल तो थी, पर अंदर बैठे हर एक इंसान के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था।
मीनाक्षी अपने दुपट्टे से बार बार अपने चेहरे पर बहते पसीने और आंसुओं को पोंछ रही थी। सामने बेंच पर रेणुका अब भी बेसुध सी पड़ी थी। बीच बीच में होश आता तो बिट्टू का नाम लेकर फिर बेहोशी में चली जाती। कृष्णपाल उनके पास ही सिर झुकाए बैठा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी, मानो भीतर की टूटी हुई हिम्मत को किसी तरह थामे रखना चाहते हो। प्रताप ने अपने दोनों हाथ जोड़कर गहरी सांस ली। वह भीतर से टूट चुका था, लेकिन उसका कर्तव्य था कि वह इन सब का सहारा बने। नीलिमा इसकी नीलिमा उसकी नज़रों में उसकी बेटी जैसी थी, और यह परिवार जिसका छोटा बेटा भावेश अब सिर्फ कृत्रिम सांसों पर टिका था। नीलू नींद की दवा के असर से शांत पड़ी थी। उसकी हथेलियों में ग्लूकोज की सुई लगी हुई थी और चेहरे पर थकान की रेखाएं गहरी थी, पर चेहरे पर अजीब सी मासूमियत भी थी, मानो इस गहरी नींद में उसे सारा दुख भुला दिया गया हो। प्रताप बार बार उसके वार्ड तक जाता और देख आता। कभी उसके सिरहाने खड़ा होकर उसे निहारता, तो कभी डॉक्टर से उसके हालात पूछता। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया था कि चिंता की बात नहीं, पर उसके मन का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। कितना कुछ सह लिया इस लड़की ने, उसने सोचा। पेड़ के नीचे बैठी मीनाक्षी ने कहा, चाची, चाचा जी, हिम्मत रखिए, मैं हूं ना। नीलिमा मेरी जिम्मेदारी है। रेणुका ने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, तू ही तो सहारा है। बिट्टू, मेरा लाल। उनकी आवाज गले में ही अटक गई। कृष्णपाल ने थरथराते स्वर में कहा, मीनाक्षी बेटी, हमसे तो अब जीना मुश्किल है। बिट्टू धोखा। मीनाक्षी ने तुरंत उनकी बात काट दी। चाचा जी, ऐसा मत कहो, अभी उम्मीद बाकी है। जब तक सांस चल रही है, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। लेकिन भीतर ही भीतर वह जानती थी, वह जो कह रही है वह सिर्फ हिम्मत बांधाने के लिए है। असलियत यह थी कि बिट्टू का शरीर अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। शाम ढल रही थी। अस्पताल के गेट के बाहर मोहल्ले के कई लोग जमा हो चुके थे। वर्षा अपने माता पिता संग आई थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वह नीलू की बचपन की सहेली रही थी। उसने आते ही मीनाक्षी मैम का हाथ पकड़ लिया। अचानक अस्पताल के मुख्य डॉक्टर ने आवाज लगाई, परिजनों में से कोई है? प्रताप झटपट आगे बढ़ा। जी, मैं हूँ, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। देखिए, हमने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन लड़के का लीवर पूरी तरह खराब हो चुका है। वेंटिलेटर सिर्फ कृत्रिम सहारा है। धीरे धीरे शरीर जवाब दे रहा है। प्रताप का गला सूख गया। थूक निगलते हुए उसने पूछा, मतलब? डॉक्टर ने गहरी आवाज में कहा, मतलब चमत्कार की ही उम्मीद है। परिवार को धीरे धीरे तैयार करिए। प्रताप वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें सूखी थी, लेकिन दिल में तूफान उमड़ रहा था। उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अब यह बात कैसे कहूँ इन टूटे हुए माँ बाप से। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ने वेंटिलेटर रूम में रेणुका कृष्णपाल को बुलाया, तो दृश्य असहनीय था। बिट्टू बिस्तर पर पड़ा था, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, छाती ऊपर नीचे होती मशीनों की लय में। यह देखकर रेणुका का कलेजा फट पड़ा। बिट्टू, ओ मेरे लाल, उठ जा बेटा, तेरी अम्मा आई है, देख तेरे बापू भी है। वह पलंग के घेरे को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। कृष्णपाल उसके कंधों को थामे, खुद को रोक नहीं पाया। रेणुका, ये भगवान हमें क्यों परख रहा है? हमने क्या गुनाह किया? प्रताप ने आकर दोनों को पीछे खींचा और कहा, चाचा, चाची जी, जरा हिम्मत रखो। भावेश तुम्हारे आंसुओं से नहीं, तुम्हारी प्रार्थना से बचेगा। लेकिन वह खुद जानता था, अब प्रार्थना भी कुछ नहीं कर सकती। रात गहरा चुकी थी। अस्पताल के बरामदे में सभी लोग फैले हुए थे। कोई बेंच पर लेटा, कोई जमीन पर, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। मीनाक्षी खिड़की से बाहर देख रही थी।
दूर आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, तू जिसे चाहे उठा ले, पर इन मासूमों को मत सताना। नीलिमा भी बच्ची है, उसकी दुनिया मत उजाड़। प्रताप पास आया और बोला, दीदी आप थक गई होगी, घर जाकर जरा आराम कर लीजिए। मीनाक्षी ने सिर उठाते हुए कहा, आराम? जब तक ये संकट टल नहीं जाता, घर कैसे जा पाऊंगी? प्रताप ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख ही दुख था। सुबह होते होते नीलू को होश आ गया। सामने बेंच पर मीनाक्षी मैम को बैठा देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, दीदी। मीनाक्षी तुरंत उठ खड़ी हुई। कैसी हो नीलिमा? नीलिमा की आंखों में थकान थी, पर सबसे पहले उसने पूछा, मेरा बिट्टू कैसा है? मीनाक्षी चुप रह गई। उसके होठ हिलने लगे पर शब्द नहीं निकले। तब तक प्रताप ने आगे बढ़कर कहा, वो डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो। नीलू ने आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए कहा, मुझे पता है सर, वो अब नहीं बचेगा। कल रात मैंने सपना देखा था, बिट्टू मुझे छोड़कर जा रहा है। सन्नाटा फैल गया। मीनाक्षी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। ऐसा मत बोल नीलिमा, अपने सपने कभी कभी उल्टे सच होते हैं। उधर बिट्टू के हालात बिगड़ गए। मशीनों की बीप धीमी होने लगी। डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया, लेकिन अंदर एक निर्णायक क्षण आ रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। हमें खेद है, बच्चा अब नहीं रहा। यह सुनते ही कृष्णपाल जमीन पर गिर पड़ा। रेणुका की चीख ने अस्पताल की दीवारों को हिला दिया। बिट्टू। नीलू वार्ड से बाहर भाग कर आई और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। प्रताप ने सबको संभालने की कोशिश की। बस करो, हिम्मत रखो, भावे सब तकलीफ से मुक्त हो गया है। लेकिन यह सांत्वना किसी के दिल को नहीं छू पाई। हर तरफ सिर्फ मातम था, शोक का माहौल। शाम को जब सब पोस्टमार्टम कक्ष से बाहर लाया गया, पूरा मोहल्ला उमड़ आया। लोग रो रहे थे, कोई छाती पीट रहा था, कोई बस खामोश खड़ा था। नीलिमा ने आगे बढ़कर अपने दुपट्टे से बिट्टू के चेहरे को ढक दिया। सो जा मेरे भैया, अब किसी को तुझसे कोई शिकायत नहीं। कृष्णपाल और रेणुका अपने बेटे के शव से लिपटकर बेकाबू हो गए। नीलू सिसकियों लेते हुए फिर कह रही थी, भाई तूने तो वादा किया था मेरे साथ हमेशा रहने का। प्रताप एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। उसने मन में ठान लिया, अब यह परिवार उसका है। नीलिमा उसकी बेटी जैसी है, वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अंतिम संस्कार के बाद जब सब थककर घर लौटे तो घर का आंगन सूना पड़ा था। मीनाक्षी ने सबको एक साथ बैठाया और अपने तो भरे स्वर में कहा, आज से यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। नीलिमा, चाचा चाची, मैं आपकी बेटी हूँ और नीलिमा मेरी जिम्मेदारी है, और प्रताप मेरा भाई भी हमारे साथ है। जब हम मिलकर इस दर्द को झेलेंगे। प्रताप ने आगे बढ़कर सबके हाथ पकड़ लिए। हाँ, मैं वचन देता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ नीलिमा कभी अकेली नहीं होगी। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं के पीछे एक नई ताकत भी थी। बिट्टू चला गया,
पर अपने पीछे परिवार में मीनाक्षी और प्रताप दोनों भाई बहन को और ज़्यादा जोड़ गया। बिट्टू की प्यार भरी शैतानियाँ मोहल्ले वालों को महसूस हो रही थी। मोहल्ले की गलियों में माताओं का सन्नाटा पसरा हुआ था। हर घर की चौखट पर बैठे लोग कृष्णपाल और रेणुका के दुख को अपनी आंखों से बयां कर रहे थे, पर असली बोझ तो अब इस घर के भीतर था, जहाँ से हंसी खुशी का हर रंग मानो छीन लिया गया हो। नीलू अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसके आंसुओं का कोई अंत नहीं था। वह अपने भाई के बिना खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। तभी मीनाक्षी मैम और प्रताप सर उनके घर आई। मीनाक्षी ने धीरे से आकर नीलू का कंधा थपथपाया। नीलिमा, रोने से जो हो गया वह लौट कर नहीं आएगा। अब तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने माता पिता के लिए जो तुम्हारा मुंह देखकर ही जी रहे हैं। तुम टूटोगी तो वे कैसे जिएंगे। तब नीलू ने सिसकते हुए कहा, दीदी मैं संभल जाऊंगी, लेकिन बिट्टू के बिना मेरी हर सांस खाली लगती है, हर बात अधूरी लगती है। प्रताप भी वहीं आकर खड़ा हो गया। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, नीलिमा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम अब हमारी जिम्मेदारी हो। तुम मानो चाहे ना मानो, पर अब तुम्हारा और हमारा रिश्ता खून से भी गहरा है। तुम्हारा भविष्य हमें ही संवारना है। नीलू ने आंसू पोंछते हुए सिर झुका लिया। कुछ ही दिन में नीलू से मिलने वर्षा भी आ गई। वह पहले जैसी चुभती हुई बातें करने वाली वर्षा नहीं थी। इस बार उसकी आंखों में सच्चा दुख था। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।